मैंने कई स्टेट्स बदली, कई शहर बदले, लेकिन अच्छी नौकरी मुझे कभी मिल नहीं पाई। मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी नौकरी जिसमें मेरे अच्छे खासे पैसे बन जाएं। मेरा बचपन एक अनाथ आश्रम में निकला, जिसके बाद मैं नौकरी की तलाश करता रहा। मेरी पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई, जिस कारण मुझे नौकरी भी अच्छी नहीं मिल पाई और मैं दर दर भटकता रहा। आज भी मैं एक किराए के मकान पर ही रहता हूँ और दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि मैं अपना कोई घर खरीद सकूँगा। मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएं और मैं डाउन पेमेंट करके एक घर ही ले लूँ। आपके पास घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किराए के मकान में रहना बहुत दुखदाई होता है। कई बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कई बार वहाँ उनकी ही बातें माननी पड़ती हैं। इसी तरह अगर आपके पास पैसे ना हों तो दोस्त भी नहीं बनते, लोग भी आपकी कदर नहीं करते और मैं बचपन से ये झेलता आया हूँ। अनाथ आश्रम में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, लेकिन किसी तरह 18 साल का होकर मैं वहाँ से बाहर निकला और काम की तलाश करने लगा। लेकिन आज तक वो तलाश जारी ही है, अच्छा काम मिल ही नहीं पाया। मैंने कई आवेदन दिए, सरकारी नौकरी मैं पाना चाहता था, लेकिन सरकारी नौकरी पाना भी यहाँ कोई आसान काम नहीं होता। अब बस मुझे अमेरिका में एक ही चीज़ पर आस है, वो है लॉटरी सिस्टम। अमेरिका में बहुत ज़्यादा लॉटरी सिस्टम चलता है। ये उस तरह लॉटरी नहीं होती जिसमें आपको इनाम मिलता है। ये सरकारी तौर पर एक लॉटरी सिस्टम चलाया जाता है, जिसमें चुने हुए कुछ लोगों को खास सहूलतें दी जाती हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप भी आप लॉटरी सिस्टम के आधार पर ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ सरकारी नौकरी का भी प्रावधान है। अलास्का में एक नया शहर बसना है और वहाँ पर ज़्यादा आबादी जानी चाहिए। अलास्का में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए आमतौर पर वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। सरकार वहाँ ज़्यादा आबादी बसाना चाहती है, इसलिए यहाँ से कुछ चुने हुए लोगों को वहाँ भेजा जाना है। उन्हें बहुत अच्छी नौकरी दी जाएगी, काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलेगी और मैंने भी उसमें आवेदन कर रखा था। मैंने सारे फॉर्म भर दिए थे और भगवान से यही आस थी मुझे वो नौकरी मिल जाए। भले ही अलास्का की ठंड में रहूँगा, लेकिन नया शहर बस रहा है, हर सहूलत मिलेगी और मेरे पास पैसे होंगे। मैं घर खरीद सकूँगा, जो बचपन से मेरा सपना था। मैं इंतज़ार करता रहा और 2 महीने बाद लॉटरी सिस्टम से वहाँ लगभग 10,000 लोगों को चुना गया और उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। मैं इतना ज़्यादा खुशी का ठिकाना नहीं था और मैं अपने दोस्तों से बातें किए जा रहा था। हर किसी को बताया जा रहा था कि मुझे एक नौकरी मिल गई है, तनख्वाह इतनी अच्छी कि मैं घर खरीद पाऊंगा। जितने भी दोस्त थे मेरे, वो भी उस अनाथ आश्रम से ही निकले थे। कुछ को बहुत ही अमीर परिवार वालों ने अडॉप्ट कर लिया था, कुछ अब भी भटक रहे हैं, जबकि कुछ को अच्छी नौकरी मिल गई। एक एक करके मैं सबको फ़ोन पर बता रहा था और सब खुश थे। यहाँ इसकी खबर हर तरफ चली हुई थी कि 10,000 लोगों को चुना गया है। लॉटरी सिस्टम में ये खास लोग हैं, इन्हें अलास्का भेजा जाएगा। वहाँ पर इमारतें बना दी गई हैं। उस छोटे शहर को अब बड़े शहर में बदल दिया जाएगा। सभी सरकारी कामकाज शुरू कर दिया जाएगा और वक्त होगा सिर्फ 10 दिन का। मुझे 10 दिन में तैयार होना है और वहाँ जाना है। मैं सब सामान इकट्ठा करने लगा था और 10 दिन निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 10 दिन भी 1 साल के बराबर हों। हर रात मुझे नींद नहीं आती, बस मैं सोचता रहता वहाँ पर कैसे रहूँगा। मैं अलास्का की सारी जानकारी निकालता रहता, उस शहर के बारे में जानता रहता, नई बनी इमारतों की तस्वीरें देखता रहता। मुझे जहाँ पर काम मिला था, मैं उस सरकारी दफ्तर को भी देख रहा था। फाइल्स को देखने का काम था मेरा और यहाँ तनख्वाह इतनी ज़्यादा कि मैं घर भी खरीद पाता और गाड़ी भी खरीद पाता। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। 10 दिन बाद फ्लाइट्स के ज़रिए वहाँ सबको भेजा जाना था। मैं भी जब अलास्का में पहुँचा, वहाँ ठंड यहाँ से ज़्यादा थी। ठंड के मारे बुरा हाल हो चुका था, लेकिन वहाँ पर घरों को बनाया गया था, कॉलोनीज़ को बनाया गया था, इमारतों को बनाया गया था। वहाँ पर अब रहने वालों की संख्या 2500 के करीब थी, लेकिन 10,000 लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते तो ये जनसंख्या बढ़ जाती और धीरे धीरे ये शहर भी एक बड़ा शहर बन जाता।
सरकार हमेशा ऐसा करती है। नया शहर बनाने के लिए सहूलतें दी जाती हैं और जब लोग वहां पर आना शुरू कर देते हैं तो सरकार को ही तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। वहां पहुंचने के बाद अब मुझे वहां के लोगों से जान पहचान बनानी थी। जानना था मौसम कैसा होता है, रहन सहन कैसा होता है। वहां रहने वालों की संख्या कम थी, ज़्यादातर बाहर से आए लोग ही थे जो मुझसे पूछे जा रहे थे कि यहाँ क्या हालात हैं। बाहर से मैनेजर्स भी आए थे, आर्मी वाले भी आए थे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। एक पूरा का पूरा शहर बनाया गया था और इस शहर को बाहर से बंद भी किया गया था। बड़ी बड़ी कंटीली तारें लगाई गई थीं क्योंकि यहाँ से भटक कर आप बाहर भी निकल सकते हैं। अलास्का में वैसे कई शहर हैं, लेकिन इस शहर को खास तौर पर इसके बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था। इसके आगे ज़्यादा ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं, वहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल है। इस शहर को बसने के बाद यहाँ तक हमारी पहुँच हो जाएगी और हम धीरे धीरे इससे आगे भी बढ़ते जाएंगे। यही तो इंसान करते हैं, जहाँ भी बसेरा बना लेते हैं उसके बाद अपनी हद और आगे तक ले जाते हैं। हमने अपना काम शुरू कर दिया था। 7 दिन इसी तरह से निकल गए। नई फाइल्स को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं काम किए जा रहा था। लोगों से दोस्ती बन गई थी। यहाँ पर कॉलोनीज में मुझे एक घर किराए पर मिल गया था और सरकार उसका रेंट मेरी तनख्वाह से काट लेती और बहुत ही कम। इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे कभी मिली ही नहीं थी। 7 दिन इसी तरह से निकल गए थे। उसके बाद हम सब के हाथ में एक कागज़ आ गया। 10 दिन बाद यहाँ पर कामकाज बंद होगा। हमें घर के अंदर ही रहना होगा क्योंकि यहाँ तूफान आता है और ये तूफान 10 दिन बाद ही आएगा। बिल्कुल सुबह से आ जाएगा। जो भी घर के अंदर छिप सकता है उसे छिपना होगा। जो भी नीचे बेसमेंट में जा सकता है वो बेसमेंट में चला जाए। 2 दिन तक ऐसा ही होगा और हमें उस तूफान से बचना है। मुझे नहीं पता था यहाँ इस तरह तूफान आता है। क्या तूफान आता है? मैं न्यूज़ पढ़ ही नहीं पाया। उसके बाद मैं लोगों से पूछना शुरू हो गया और वहाँ भीड़ थी बाहर से आए लोगों की जिन्हें कुछ जानकारी थी ही नहीं। लेकिन मैं शुरुआती लोगों में था जो यहाँ पर आया था और मैं पहचानता था कौन सी दुकानें यहाँ पुराने लोगों की है जो अलास्का में कब से रहते आए हैं। उस दुकान पर मैं पहुँचा था। वो एक फूलों की दुकान थी। इसी के साथ वो बेकरी का काम भी करते थे। एक बूढ़ी औरत, उसके पास मैं पहुँचा और पूछने लगा, यहाँ सच में ऐसे तूफान आते हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, यहाँ तूफान नहीं आते। पहली बार मैंने देखा है। यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि 10 दिन बाद तूफान आएगा, हमें घर के अंदर छिपना होगा। मैं पिछले 9 सालों से यहाँ रह रही हूँ। यहाँ तो कोई तूफान नहीं आया और थोड़ा बहुत तूफान आता भी है तो उसमें छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ठंड ज़्यादा हो जाती है। इस बार कौन सा तूफान आना है जिस कारण हमें घर के अंदर छिपना पड़ जाएगा? लेकिन चलो, आर्मी यहाँ पर है, वो मदद करेगी ही ना। उन्होंने कहा है तो हमें मानना ही होगा। यहाँ पर सभी ग्रॉसरी स्टोर्स सामान से भर चुके थे। हर कोई सामान अपने घरों में रख रहा था और ये सामान बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था। सरकार इस तरह से बहुत ज़्यादा मदद करती है। जब भी कोई परेशानी आनी होती है वो सामान को सस्ता कर देती है। अमूमन इस तरह परेशानी आने के बाद सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ स्टोर्स में इतना ज़्यादा सामान आया हुआ था। यहाँ 10 से 15 हज़ार लोग ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये सामान 30 से 40 हज़ार लोगों का था। उन्हें शायद पता होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान घरों के अंदर रखना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास अभी पैसे कम थे, लेकिन फिर भी मैं उसका इस्तेमाल करता हुआ यहाँ सामान अपने घर के अंदर रखता जा रहा था। हमारे घर के नीचे एक बेसमेंट बनी हुई थी जो शायद तूफान के लिए ही बनाई गई थी। वहाँ पर कई हथियार रखे जाते, इसी के साथ सामान भी रखा जाता और मैं खाने पीने का सभी सामान वहाँ रख चुका था। वो तूफान 2 दिनों के लिए ही आता और मैंने यहाँ पर 10 दिनों का सामान रख लिया था। यहाँ हमें बताया गया था कि कभी कभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और हमें घरों के अंदर छिपना पड़ जाता है। इस तरह 2-3 दिन का खाना ज़्यादा ही रखना अच्छा होता है। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी और समय बीता जा रहा था। यहाँ पर घूमने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। एक मॉल बनाया गया था जिसके अंदर कम ही लोग काम कर रहे थे। यहाँ इमारतें, बिल्डिंग्स, घर सब कुछ बना दिया गया था, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही थी, सरकार यहाँ से कमाई कैसे करती होगी। बड़े बड़े मॉल बनाए गए थे जहाँ से कोई खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। हर कोई गरीब था जो लॉटरी सिस्टम से यहाँ पर आया था।
इसके बाद यहाँ पर 2-3 सिनेमा बनाए गए थे जहाँ कोई फिल्म लगती ही नहीं। वो ऑथेंटिक सिनेमा नहीं लग रहे थे, बल्कि बनावटी नकली से सिनेमा बने हुए थे। वहाँ कभी कभी थोड़ी सी बर्फ पड़ जाती और मैं पहला आदमी था जो वहाँ पार्क में घुसा था। बाहर पार्क के गेट लगा हुआ था जिस पर ताला था। उन्होंने बताया था कि इस पार्क को 2 महीने बाद खोला जाएगा, लेकिन मैं उस तूफान आने से पहले ही उस पार्क के अंदर जाकर देखना चाहता था वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। मैं जैसे ही उस पार्क के अंदर गया, वहाँ कई झूले बने हुए थे, वहाँ अच्छी साफ सफाई की हुई थी, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब मैंने हाथ घास को लगाया तो वो घास नकली थी। इस तरह खुले गार्डन में नकली घास नहीं लगी हुई होती। उसे देखकर मुझे पहली बार शक हुआ था कि यहाँ चल क्या रहा है। इस बड़े से गार्डन के एक तरफ छोटा सा कमरा बना हुआ था जो शायद चौकीदार का कमरा होगा। जब मैं उस कमरे के पास गया तो उसका दरवाज़ा खुला था। उस दरवाजे को एक साइड करके मैं उसके अंदर गया तो वहाँ कई हथियार पड़े थे और ये सभी बिल्कुल नए हथियार थे। इस तरह से हथियार रखे गए हैं यहाँ पर, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। आखिर यहाँ खुले में हथियारों को रखने का मतलब क्या है? पूरा गार्डन ही इस तरह से था कि मेरा दिमाग घूमे जा रहा था। हालात क्या बनाए गए हैं? इस तरह से हथियारों को रखने का मतलब समझ में नहीं आया। फिर मैं उस गार्डन की दीवार को फांद कर बाहर चला गया और बाहर मैं आर्मी वालों से बात करने लगा। मैं एक आर्मी वाले से पूछ रहा था कि यहाँ घरों में इस तरह से हथियार क्यों रखे गए हैं, तो उसने बताया कि यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। हर किसी को हथियार दिया गया है, लेकिन अभी लाइसेंस नहीं बनाया गया। अगर किसी को ज़रूरत हो अपनी आत्मरक्षा के लिए तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस तरह खाली जगह में कोई जानवर भी मौजूद नहीं है। अलास्का में बहुत कम जानवर हैं और ठंड के मौसम में ज़्यादातर वो जंगलों में ही रहते हैं। इस तरह शहर में आने की गलती नहीं करते। और यहाँ खास तौर पर लॉटरी सिस्टम से गरीब लोगों को बुलाया गया है। वो यहाँ पर उत्पात मचाने वाले नहीं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बसने का मौका मिला है, तो वो भी चोरी चकारी नहीं करने वाले। तो इन हथियारों का इस्तेमाल क्या होने वाला है? वो 10 दिन इसी तरह सोचते सोचते निकल गए। मैं पूरा शहर घूम चुका था और हर जगह एक ही चीज़ थी जो मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी। इस शहर को बसाया ऐसा गया है कि सिर्फ दिखावा किया गया है। इससे सरकार को कोई कमाई नहीं होने वाली। हर चीज़ खाली जैसे बनावटी तौर पर दिखाने के लिए हो। और 10वां दिन जब ये तूफान आना था, सुबह 7 बजे से ही मैं उठकर इंतज़ार कर रहा था तूफान कब आएगा। क्या यहाँ सच में तूफान आने वाला है या तूफान टल चुका है? उस कागज़ में बताया गया था कि 10 दिन बाद ना इंटरनेट चलेगा, ना फ़ोन चलेगा, सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। इस शहर से ना कोई बाहर जा पाएगा, ना कोई अंदर जा पाएगा। बर्फ़ के कारण रास्ते बंद होंगे। जो भी शहर के अंदर है वो शहर के अंदर ही रहेगा। आर्मी वालों से भी बात की थी। उन्हें भी यहाँ पर ख़ास तौर पर इस लॉटरी सिस्टम से ही बुलाया गया था। जो भी आर्मी वाला जंग में नहीं जाना चाहता या कुछ कमज़ोर दिल का है, उन सबको यहाँ पर बुला लिया गया था। वो खुद जानना चाहते थे कौन सा तूफान है जिस कारण उन्हें भी छिपने के लिए कहा गया है। सभी लोग शायद बेसमेंट के अंदर चले गए होंगे और 7:15 बजे अलार्म चल पड़ा था। ये अलार्म था तूफान का। जब भी फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया में कोई टोर्नेडो आता है तो इसी तरह अलार्म चला दिया जाता है। अलार्म की आवाज़ सुनकर हर कोई घर में दुबक कर छिप जाता है और यहाँ पर भी ऐसे ही हालात थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, लेकिन तूफान का नामो निशान नहीं, बस ये सायरन बजे जा रहे थे। 9 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। हवा का एक झोंका तक नहीं आया और मैं खिड़की से झांके जा रहा था। लगभग 9:15 बजे यहाँ बादल घिरना शुरू हो गए। यहाँ काले रंग के बादल बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ अंधेरा घिर चुका था। इतनी तेज़ी से बादल आए कि समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा अलास्का है, शायद ऐसा ही होता होगा। जिंदगी में पहली बार इतनी तेज़ी से आए बादल देखे थे मैंने। ऊपर कड़कड़ाती बिजली थी और बादल जैसे हर तरफ घिर चुके थे। बारिश अब भी नहीं पड़ रही थी, ना बर्फ़ गिर रही थी। फिर भी बादल घिरे हुए और बिजली कड़कड़ाई जा रही थी। डर हर तरफ था, क्योंकि एक बार बिजली इतनी करीब से कड़कती कि चारों तरफ वो आवाज़ गूंज जाती। यहाँ कुछ इमारतें थीं जो बंद पड़ी थी। वहाँ अच्छी तरह रेनोवेशन का काम भी नहीं हुआ था, ना ही पेंट करवाया गया था। उससे टकराकर जब आवाज़ वापस आती तो ऐसा लगता किसी
गुफा में छिपे हुए हैं हम और वहां आवाज गूंज रही हो। वो बिजली कड़कड़ाती रही और उसके बाद आसमान से गोले गिरने लगे। ये कोई बर्फ के छोटे छोटे गोले नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े गोले थे। क्या बताऊं मैं, ये तो जैसे सफेद रंग के बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। कहीं दूर दूर एक पत्थर गिरता हुआ नजर आता और एक पत्थर हमारे घरों के पास ही गिरा था। वो एक घर के गार्डन में गिरा था और उसने उस गार्डन में बड़ा सा खड्डा कर दिया था। उसे देखकर मैं घबरा सा गया था। मेरी खिड़की से वो खड्डा साफ साफ नजर आ रहा था और मैं सोचे जा रहा था, आखिर इतने बड़े पत्थर आसमान से कैसे गिर सकते हैं। मैंने ना इतिहास में कभी पढ़ा है और ना ही अब कहीं जानता हूं जो ऐसे बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरते हों। हमें सख्त हिदायत दी गई थी कि हमें घरों के अंदर ही रहना है, इसलिए मैं खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाकर झांके जा रहा था। मुझे डर लग रहा था, इतना बड़ा पत्थर अगर मेरे घर के ऊपर गिरा तो किसी की भी मौत हो सकती है। यहाँ इतने बड़े पत्थर से पूरा का पूरा घर उड़ सकता है, लेकिन वो कुछ ही पत्थर गिरे थे और उसके बाद बिल्कुल शांति। ऊपर से बादल भी हटने लगे थे और बड़ी तेजी से वो बादल भी साफ हो गए और कड़कड़ाती बिजली आंखों के सामने से जैसे बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। वो आसमान साफ था। हुआ क्या समझ में नहीं आया, लेकिन हमें बताया गया था 2 दिन तक ऐसा चलेगा, तो हमें छिपकर ही रहना होगा। कब वो बादल आ जाएं और बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाएं समझ में नहीं आएगा। और तभी सामने बने उस खड्डे पर मेरी नजर पड़ी। उस खड्डे से भी थोड़ी थोड़ी बिजली जैसे बाहर की तरफ निकल रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्यों अंदर से बिजली निकल रही है जबकि बिजली तो बादलों से नीचे की तरफ गिरती है और अब तो बादल भी मौजूद नहीं है। धीरे धीरे वो बिजली लाल नीली अलग अलग रंग की होती गई और वहां थोड़ी थोड़ी रोशनी उस खड्डे से बाहर की तरफ आ रही थी। उसके बाद समझ में नहीं आया, लेकिन कोई उस खड्डे से बाहर आया। मैं तभी चौंक गया था। मुझे लगा शायद कोई बाहर होगा, उसके ऊपर ही वो पत्थर गिर गया होगा, बेचारा चोटिल होगा और अब इस खड्डे से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहा होगा। लेकिन जब वो बाहर निकला मैं समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो कोई 8 फुट का आदमी रहा होगा जिसने बड़ा सा स्पेस सूट पहना हुआ था। ये क्या हो सकता है? वो स्पेस सूट भी अजीब से रंग का था, कभी किसी रंग का नजर आता तो कभी किसी रंग का। शायद वो रंग बदल रहा था और वो चमक भी बहुत ज़्यादा रहा था। कुछ समय तक मैं देखता रहा। वो बड़ी मुश्किल से उस बड़े से खड्डे से बाहर निकल पाया था। बाहर निकलते ही वो इधर उधर झांकने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है और मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी उस पड़ोसी की तरफ जिसके घर के पास ये खड्डा बना था। वो अपने घर के पास से निकलता हुआ देखने आया था बाहर हुआ क्या है। शायद उसने भी उस आदमी को देखा होगा जो उस खड्डे से बाहर आया था और उसके पास पहुंचते ही वो शायद उससे बातें करने लगा था। वो स्पेस सूट पहना आदमी भी उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसका कद कितना ज़्यादा था तब मुझे महसूस हुआ था। वो हमारा पड़ोसी बहुत छोटा सा दिख रहा था और वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन तभी पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने हाथ से एक लंबा सा चाकू निकाला और मेरे पड़ोसी के छाती में घोंप दिया। उसने वो चाकू घोंपते ही ऊपर की तरफ खींचा और गर्दन से होता हुआ वो चाकू सर के 2 फाड़ कर चुका था। उसने इतनी बेरहमी से उसे मारा था और उसके बाद उसकी लाश को भी 2 हिस्सों में काट कर फेंक दिया। बार बार वो उस हथियार से उसके हिस्से किए जा रहा था और मैं डरा हुआ क्या करता मैं। तभी मैंने उसकी बीवी को उस मकान से बाहर निकलते हुए देखा जो अपने पति को बचाने के लिए भागी आ रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से कोई गन सी निकाली थी और उससे गोली चलाई जिससे काफ़ी तेज़ हवा सी निकली। वो हवा उस औरत से टकराई और उसके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिर गए। ये कौन सा हथियार है जिसने इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए? मैं ये सोचे जा रहा था और वो छोटे छोटे टुकड़ों से अब खून निकल रहा था। इतनी तेजी से काट दिया था उस औरत को। वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो उस घर के अंदर गया और जो बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई। वो उस घर से बाहर आया तो उसने अपना वो स्पेस सूट उतार दिया था। वो भयानक सा चेहरा और बड़ा सा मुंह
वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर सा था, लेकिन इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। उसकी चमड़ी हरे रंग की थी और उसके अंदर से अंतड़ियां भी साफ साफ दिख रही थी। छाती पर कुछ चमक रहा था, जैसे कोई मणि हो जो उसके शरीर के अंदर से चमक रही थी और बाहर तक रोशनी किए हुई थी। उसके बाद वो बादल फिर से घिरने लगे। चारों तरफ बादल ही बादल आ गए थे, लेकिन उनमें से बिजली बिल्कुल भी कड़कड़ा नहीं रही थी, बल्कि एक हरे रंग की रोशनी सी निकल रही थी जो बार बार बादल से चमकती, और बादल तेजी से घिरकर चारों तरफ अंधेरा कर चुके थे। बादलों से घिरा हुआ था वो पूरा शहर, और सैटेलाइट इमेजेस में भी शायद कुछ नहीं आता। बिल्कुल यहाँ शांति छा चुकी थी और चारों तरफ से वो भारी सी गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई। इधर उधर गोलियों की आवाज़ें ही आवाज़ें थी और बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें भी। कई जगह से धुआं उठना शुरू हो गया था और इस दरिंदे ने दूसरे घर की तरफ जैसे ही नज़र की, लोग अंदर से ही गोलियां बरसाने लगे थे। ये दो भाई थे जो उस घर में रह रहे थे और उनकी गोलियां इस दरिंदे के शरीर पर लग रही थी। उसके अंदर से खून नहीं बल्कि पानी की बूंदें गिर रही थीं जो पारदर्शी थी। उसका शरीर भी अलग एंगल से अलग रंग का दिखाई देता। वो गोलियां उस पर बरसाई जा रही थी और उसकी रफ्तार उस समय बदली। वो बड़ी तेजी से घरों के ऊपर से छलांग लगाता हुआ उन दो भाइयों के घर के अंदर घुस गया। अंदर से धमाकों की आवाज आती रही और उस खिड़की पर खून ही खून छप सा गया। धीरे धीरे गोलियों की आवाज भी बंद हुई और वो दानव उस घर से बाहर निकला एक सर को लेकर। ये सर एक भाई का था जो उसने उंगलियों में थाम रखा था। बाहर आते ही उसने अपनी पकड़ मजबूत की और वो सर उसकी उंगलियों के बीच ही फट गया। वहां खून ही खून तितर बितर था और आसपास के घरों से भी चीखने की आवाजें आ रही थीं। शायद हर कोई खिड़की से देख चुका था यहाँ क्या हो रहा है। उस खिड़की से आधे घंटे तक देखता रहा था। पड़ोसियों के घर में जा जाकर वो एक एक को मारता, बच्चों को भी नहीं छोड़ता। और उसके बाद गलियों में भागते हुए लोग देखे मैंने, और वैसे ही दरिंदे उनका पीछा कर रहे थे। यहाँ बहुत सारे दरिंदे गिरे थे जो आसमान से कहीं से आए थे और वो लोगों का शिकार इस तरह से कर रहे थे जैसे वो शिकारी ही हों जो इंसानों को मारने के लिए आए हों। एक एक करके सड़कों पर भागते लोगों के हिस्से कर रहे थे। छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को काटे जा रहे थे और मैं जानता था मेरे घर की बारी भी आएगी, मेरी बारी भी आएगी, मुझे कुछ करना होगा। नीचे बेसमेंट में जाकर मैंने वो बंदूकें उठा ली थी। मैंने उन्हें कंधों पर टांग लिया था और ये भी जानता था इस बंदूकों के सहारे मैं उन्हें कुछ समय के लिए ही रोक पाऊंगा। उनकी रफ्तार तेज है, मैं मार नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी मेरी नज़र पड़ी मेरा एक पड़ोसी जो गाड़ी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास यही मौका था। वो अकेला था और जैसे ही वो गाड़ी मेरे घर के आगे से निकालने लगा मैंने छलांग लगा दी उसकी गाड़ी के पीछे। उसकी गाड़ी पीछे से खाली थी जो सामान रखने के लिए बनाई गई थी और उसी में मैं लेटा हुआ था। वो पहले तो डर गया, कहीं वो शैतान ही उसकी गाड़ी पर तो नहीं चढ़ गया, लेकिन मैंने बोलकर कहा निकलो निकलो यहाँ से, मुझे भी बचना है, मैं भी दूर निकलना चाहता हूँ। वो गाड़ी हमने बड़ी तेजी से भगा ली थी। जैसे जैसे गाड़ी आसपास के घरों के पास से निकलती वहां खून के छींटे ये बयां कर रहे थे दरिंदगी किस तरह से यहाँ पर हुई है। लोगों को काट काट कर फेंका गया था और कुछ हड्डियां वहां बिखरी पड़ी थी। वहां भी वो दरिंदे लोगों को मार रहे थे और कुछ हम पर हमला कर रहे थे। शायद गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण वो हमें पकड़ने की कोशिश तो करते, लेकिन हम वहां से बाहर निकल ही आते, उनकी पहुंच से दूर हो जाते और आगे हमें और दरिंदे मिलते जिनसे बचने के लिए हमें और ज़्यादा आगे तक भागना पड़ता। लेकिन उनके हथियार बहुत भयंकर थे। एक ऐसा हथियार था जिसमें कुछ तीखा सा निकलता, वो लोहे को भी काट देता। उसी के सहारे वो इंसानों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। वो उन्हें भी फेंक कर मारते और उनके शरीर में इतनी जान थी कि कभी कभी तो गाड़ी के एक हिस्से को वो काट ही देते। छत को तो वो कब का उड़ा चुके थे और मिस्टर व्हीलर जो गाड़ी को चला रहे थे वो बार बार चीखते और आवाज़ लगाकर मुझसे पूछते क्या तुम जिंदा हो। मैं बता देता हाँ अभी तो हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। वहाँ आर्मी वालों से उनकी लड़ाई चल रही थी।
वहां आर्मी वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर उन पर गोलियां बरसा रहे थे। वो बड़ी बड़ी गोलियों से उन दरिंदों की मौत हो रही थी, उनके शरीर के भी छोटे छोटे हिस्से हो रहे थे। इस तरह मरते हैं ये, इनके शरीर के छोटे छोटे हिस्से हो जाएं तो ये बच नहीं पाते। छोटी गोलियां इनको नुकसान नहीं पहुंचाती, जैसे कुछ ही समय में ये शरीर में हुआ नुकसान दोबारा से सही कर लेते थे। शायद इनके हिस्से हो जाएं तो ही ये मरेंगे। हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं था और उन आर्मी वालों के पीछे खड़े हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधा घंटा वो उन्हें रोक पाए। वो दरिंदे कुल 5 थे जिन्हें उन आर्मी वालों ने मारा था। आर्मी वालों की संख्या 50 थी और एक साथ मिलकर वो उन्हें फंसाकर मार रहे थे। 50 आर्मी वाले और 5 दरिंदे। 5 तो मर गए, लेकिन 2 दरिंदे जैसे आगे तक पहुंच आए, जिन्होंने उस बड़ी सी बंदूक को उंगलियों से ही काट डाला। उस जीप को, उस बड़ी सी व्हीकल को उन्होंने एक ही मिनट में फाड़ कर रख दिया और 50 आर्मी के लोगों को एक एक करके हमारी आंखों के सामने उन्होंने उधेड़ कर रख दिया। हर किसी का वो शरीर का छोटा सा हिस्सा कर देते, जैसे काट काट कर उन्हें मजा आता, और कभी कभी वो उनका खून अपने सर पर मल लेते। उनकी बड़ी सी आंखें थी और ये शरीर समझ में नहीं आ रहा था। कभी तो उनकी बाजुएं थोड़ी सी लंबी हो जाती, कभी थोड़ी छोटी हो जाती, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों। कैसे दरिंदे हैं ये जो मरने का नाम नहीं ले रहे, और उनकी संख्या कितनी है हमें नहीं पता। 5 जो इस तरफ थे वो आर्मी वालों ने मारे थे, और ये 3 आर्मी वालों को मारकर हमारा पीछा करना चाहते थे। हमने वहाँ से भी गाड़ी भगाई। इनकी एक ही कमज़ोरी थी, ज़्यादा दूर तक ये भाग नहीं पाते, और भागने में ये समय व्यर्थ नहीं करना चाहते बल्कि शिकार करना चाहते। जैसे ही इनकी नज़र किसी और पर पड़ती जो उनके करीब हो, वो उस तरफ हो लेते, और हम इस तरह तीनों से बच पाए थे। ये खाली पड़ी बिल्डिंग थी जहां हम पहुंच गए थे। 7 मंजिला इमारत जो अभी बन रही थी। हमें लगा इस पर चढ़कर शायद हम बच जाएं, हम वहीं जा सकते थे। और जैसे ही गाड़ी उसके आसपास पहुंची, वो मिट्टी में गाड़ी आगे निकल नहीं पा रही थी। हमने गलती कर दी थी। उस नई बनी बिल्डिंग के पास बहुत ज़्यादा मिट्टी थी जिसमें गाड़ी फंस गई, और अब हमें गाड़ी छोड़नी पड़ गई थी। हमें पता था भागकर उन दरिंदों से बच नहीं पाएंगे, और यहाँ लाशें ही लाशें पड़ी थी। शायद लोगों को मारकर ये दरिंदे यहाँ से जा चुके होंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा ही हमने सोचा था, और उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए हमने दूर से एक दरिंदा देख लिया जो एक बूढ़े आदमी को काट रहा था। उसकी नज़र हम पर पड़ गई थी और हमारी तरफ वो भागना शुरू हो गया था। वो हमारी तरफ भागा आ रहा था और मिस्टर व्हीलर यहीं से उस पर गोलियां बरसाना शुरू हो गए थे। उस दरिंदे के शरीर पर गोलियां लगती, पानी की कुछ बूंदें गिरती, वो कुछ घायल सा होता, लेकिन तभी उठकर फिर से हमारी तरफ भागने लगता। काफ़ी देर तक गोलियां चलाने के बाद उसके शरीर पर कुछ घाव पड़ते जो थोड़े ही समय में सही हो जाते। हमें नहीं पता था उसे कैसे रोका जाए, और मैंने मिस्टर व्हीलर को खींचना शुरू कर दिया। चलो अंदर की तरफ भागते हैं, इसे मारा नहीं जा सकता, इन्हें मारना नामुमकिन है, और आर्मी वालों ने भी 5 को मारा था, 50 मारे गए थे, हम नहीं इन्हें रोक सकते, हमें भागना होगा। लेकिन मिस्टर व्हीलर वहाँ से गोलियां चलाए जा रहे थे। उसके शरीर को छलनी कर दिया था, फिर भी वो घिसटता हुआ हमारी तरफ बढ़े जा रहा था। ऐसा था जैसे उसे मौत का डर लग ही ना रहा हो। उसे पता हो उसका शरीर सही हो जाएगा। वो धीरे धीरे हमारे पास आता गया, और फिर से जैसे जैसे घाव भरते वो सही सा हो जाता और भागना शुरू कर देता। मिस्टर व्हीलर भी घबरा से गए थे और मेरे साथ ही उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। हम उस बिल्डिंग के 3री मंजिल पर पहुंच गए थे, और उसके बाद मिस्टर व्हीलर ने कहा, हमें ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो नीचे से आ रहा है, हमें मारने के लिए ही आएगा। मैंने मिस्टर व्हीलर को कहा, इस तरफ की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ये रस्सी की सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं, ये ऊपर तक जाएगा, ऊपर ढूंढेगा, हम नीचे से निकल लेंगे, हमें इनसे बचना ही होगा, हम इन्हें मार नहीं सकते। मिस्टर व्हीलर वहाँ से तो नीचे उतर आए, लेकिन नीचे उतर कर उनका कहना था, मुझे सांस चढ़ गई है, मैं ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकता, देखो ऊपर से वो हमें देख चुका है, नीचे आ रहा है, हमारे पास थोड़ा ही समय है, हमें क्या करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, लेकिन मिस्टर व्हीलर का कहना था, मैं उसे करीब आने दूंगा, ये देखो, इस गन से मैं उस पर गोलियां बरसाऊंगा और सर पर गोलियां बरसाऊंगा, इसका दिमाग भी तो सर पर ही होना चाहिए, इसका दिमाग ही खोल कर रख दूंगा, शायद मैं जिंदा ना बचूं, तुम उस दीवार के पीछे रहना,
अगर भागने की कोशिश करना तो यहाँ से निकल जाना दूर, वापस मत आना। इसी तरह जिंदा बचा जा सकता है, कुछ समय शायद तुम भी निकाल सकते हो। उन्होंने वैसा ही किया। वो एक पिलर के पीछे छिप गए। वहाँ से जैसे ही वो दरिंदा करीब आया, उन्होंने सर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सर को छलनी कर दिया था और सर से भी पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो पानी की बूंदें टपकती गईं और धीरे धीरे घाव भरते गए। मैं जानता था मिस्टर व्हीलर को वो छोड़ने वाला नहीं। मिस्टर व्हीलर की गोलियां भी खत्म होती जा रही थीं और उसके घाव भरते जा रहे थे। कुछ समय मिला था मुझे वहां से भागने के लिए, लेकिन भागकर जाता भी कहाँ। तभी मुझे सामने एक खड्डा नजर आया, वैसा ही खड्डा जिससे ये दरिंदा निकला होगा। उसके पास वैसा ही सूट पड़ा था, वही सूट जिससे ऐसे दरिंदे बाहर आकर शिकार कर रहे थे। ये शायद किसी और ग्रह से आए होंगे या किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा होंगे, लेकिन इस सूट का इस्तेमाल शायद मैं कर सकता हूँ। मैं भागता हुआ उस सूट के अंदर छिप गया, ये सोचता हुआ शायद मैं बच जाऊंगा, शायद इसे पता ना चले कि मैं यहाँ छिपा हूँ, और यही तो जिंदगी का आखिरी रास्ता हो सकता है। मिस्टर व्हीलर को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ देखा था मैंने। उसके सर पर गोलियां मारने के बावजूद भी वो अपने घाव ठीक कर लेता। अब वो भागता हुआ मुझे ढूंढ रहा था और मैं उस सूट में छिपा हुआ हरकत बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो ढूंढता रहा जैसे उसे पता नहीं चल रहा था मैं सूट में हूँ। काफ़ी ढूंढा उसने और उसके बाद एक घर के बाहर चीखती हुई आवाज़ आई। ये किसी बच्चे की आवाज़ थी जो माँ को पुकार रहा था। ये दरिंदा उस घर में गया और उस बच्चे की चीखने की आवाज़ बंद हो गई। मेरी आंखों से पानी निकल आया था। क्या है ये? कहाँ से आए हैं? ये तो मारे जा रहे हैं। क्यों मार रहे हैं ये? क्या कसूर है हमारा? मैं ये सवाल किसी से पूछ नहीं सकता था। वहाँ कोई और जिंदा नहीं बचा था। वो दरिंदा दूसरी बार मेरे करीब से निकला। शायद फिर से वो मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन इस सूट के अंदर वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा होगा ये सूट उसके द्वारा फेंका गया है और ये खाली होगा, जबकि मैं तो इसमें छिपा हूँ। ढूंढ ढूंढ कर वो वहाँ से चला गया और किसी और इंसान का शिकार करने के लिए आगे बढ़ गया होगा। मैं ना तो इस सूट से निकलना चाहता था, लेकिन करता भी क्या? इस सूट में कब तक बैठा रहता? मैं हाथ हिलाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैंने हाथ हिलाया, इस सूट का आकार थोड़ा सा बदला। ये मेरे शरीर से जुड़ सा रहा था, जैसे कोई ऐसी चीज जो सही आकार में आ रही हो। ऊपर से नीचे तक ये 8 फुट का था, जो अब मेरे आकार के बराबर बन गया था। 6 फुट का सूट बन गया था जो शरीर से चिपक सा गया था। बाहर निकला नहीं जा रहा था इससे। काफ़ी कोशिश कर ली मैंने, इस सूट को मैं उतार नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। शायद इस छोटे आकार के सूट को देखकर वो दरिंदा मुझे मारने के लिए आ जाए। मुझे यहाँ से दूर भागना होगा, मुझे छिपना होगा। कहाँ छिपूं मैं? तभी दिमाग में ख्याल आया, इस शहर से बाहर भागता हूँ। शायद ये लोगों की तरफ भाग भाग कर आ रहे हैं और अगर मैं आबादी से दूर निकल जाऊं तो जिंदा बच सकता हूँ। मैं उस तरफ भागना शुरू हो गया था जहाँ पर कब्रिस्तान थे। वहाँ इंसान आमतौर पर आते नहीं थे और वहाँ शहर का एक तरफ का अंत था। मैं उसी तरफ भागे जा रहा था और वो दरिंदे मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे आबादी कम होती जाती वैसे वैसे वहाँ से वो निकल लेते। वो यहाँ आए ही शायद लोगों को मारने के लिए थे, इसलिए आबादी के पास ही रहते। मैं उस कब्रिस्तान में पहुँच गया था और वहाँ बिल्कुल शांति थी। मेरी टांगें थक चुकी थी क्योंकि ये सूट काफ़ी भारी था। यहाँ एक कब्र के ऊपर बैठकर मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो दरिंदा यहाँ कब आएगा। यहाँ अगर नहीं आया तो मैं जाऊँ कहाँ? आगे कंटीली तारें थी जो ऊपर तक थीं, उनको फांद कर मैं बाहर नहीं निकल सकता था। इस शहर को बनाया ही ऐसा गया था कि कोई अंदर आ ना पाए, कोई बाहर जा ना पाए। डरा सहमा सा मैं ये सोच रहा था, मदद आएगी, यहाँ सेना आएगी, अमेरिकन आर्मी यहाँ आएगी बचाने के लिए। किसी ने तो सिग्नल भेजा होगा। सिग्नल बंद तो नहीं हुए होंगे, भले ही ये बादल हर तरफ घिरा हुआ हो, ये हरी रोशनी चारों तरफ हो, लेकिन कुछ सिग्नल तो गए होंगे। हमें बचाने के लिए एयरफोर्स आएगी। इस कब्रिस्तान की एक तरफ एक छोटा सा कमरा दिख रहा था, वैसा ही कमरा जैसा वो गार्डन में था। मुझे पता था इसमें भी हथियार रखे होंगे और हथियार ज़्यादा हों तो अच्छा ही रहेगा। मैं भागकर उस कमरे के पास पहुंच गया।
मैं जैसे ही उस कमरे तक पहुंचा, मुझे एक तरफ सीढ़ियां नजर आई। वो सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी। ऊपर से शायद कोई दरवाज़ा खोला गया था और उस दरवाजे को इस तरह से फर्श से जोड़ा गया था, कोई बाहर से आकर पहचान ही नहीं पाता यहाँ दरवाज़ा भी मौजूद है। उन सीढ़ियों के सहारे मैं नीचे जा रहा था और मैं जानता था ये कोई गुप्त रास्ता है जो कहीं ना कहीं तो निकलता होगा। वो सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे तक जा रही थी, लगभग 2 मंजिला नीचे तक। उसके बाद आगे जाती एक गली नज़र आई। ये एक टनल जैसी थी जिसकी दोनों तरफ वो पुराने वाले बल्ब लगे हुए थे। कुछ जल रहे थे, कुछ नहीं। पुरानी तारें दिख रही थीं और मैं इसी के सहारे आगे बढ़ सकता था। ऊपर तो बहुत खतरा था और यहाँ छिपकर शायद बचाव हो सकता था। मैं उस संकरी सी सुरंग के सहारे आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता गया और मैं एक बड़े से हॉल तक पहुंचा और वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा। उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो सूट कुछ अलग से थे। वहाँ बहुत सारे हथियार पड़े थे और मैं भागता हुआ उनके पास गया, लेकिन एक गलती कर दी मैंने। मैं ये भूल गया था मैंने ये सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। इन्हें लगेगा मैं वो दरिंदा हूँ, और हुआ भी वैसा ही। उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। मैं सिमट कर नीचे बैठ गया था। तब मुझे एहसास हुआ ये सूट कितना ताकतवर था। गोलियां ऐसे भेद नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत गोलियां चलाई, लेकिन जब मैं सिमट कर नीचे बैठ गया तो वो शायद समझ गए होंगे मैं कोई डरपोक सा इंसान हूं, ना कि वो दरिंदा। उसके बाद उन्होंने गोलियां चलाना बंद की और मेरे करीब आए और पूछने लगे, कौन हो तुम? तुम वो शिकारी तो नहीं लगते, कौन हो तुम? मैं अंदर से बोल पड़ा था, मैं इस सूट को पहनकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सूट मेरे शरीर से चिपक गया है। मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से बचता बचाता यहाँ तक आया हूँ और मुझे तुम लोग दिखे इसलिए तुम्हारी तरफ भाग गया। मुझे नहीं याद था कि मैंने ये सूट पहना है। तुमसे गलती हो गई, लेकिन चलो मैं जिंदा तो हूँ। उसके बाद मुझे एक कुर्सी पर बिठाया गया और इस सूट को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था इस सूट को कैसे उतारना है। उनके कपड़े भी अलग थे। तो मैंने पूछा, क्या आप आर्मी से हो? आप आर्मी वाले लगते नहीं। क्या सीक्रेट एजेंट हो? क्या सरकार ने यहाँ पर बचाने के लिए लोगों को भेज दिया है? बताइए, मुझे जानकारी चाहिए। वो बूढ़ा आदमी मेरी आंखों की तरफ देख रहा था, जो ऊपर कांच के कारण साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने नजरें झुका ली और मुझे कहा, तुम्हें क्या लगता है सरकार आएगी? लोगों को भेजा जाएगा? हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ा गया है। यही होती है लॉटरी सिस्टम। तुम कभी समझ नहीं पाए? मैं घबराया हुआ उनसे पूछ रहा था, क्या मतलब है आपका? सरकार हमें बचाने क्यों नहीं आएगी? तो उन्होंने कहा, लॉटरी सिस्टम यही है। हर 10 साल बाद ये परग्रही यहाँ आते हैं इंसानों का शिकार करने के लिए। ये सदियों से ऐसा करते आए हैं और ये किस ग्रह से आते हैं हमें नहीं पता। मैं यहाँ 10 साल से हूँ जब पिछली बार ये आए थे। इस शहर को इसी तरह बसाया जाता है। लोगों को बुलाया जाता है इनका शिकार बनने के लिए। ये इनमें और इंसानों में हुए सौदे के अनुसार है। ये हमारी धरती पर हमेशा से आते थे, शिकार करते थे, लेकिन सरकार ने इनके साथ संपर्क किया और इन्हें खास जगह दी जो हमारी बस्ती की तरह ही थी। वो इसमें शिकार करते और अपने शौक पूरे करते। ये हमें नहीं पता ये इंसानों का शिकार क्यों करने आते हैं, लेकिन शायद इन्हें मारना ही अच्छा लगता है। सरकार ने इस जगह को, इस शहर को इस तरह से बनाया है ताकि यहाँ से कोई बाहर ना जा पाए और सब इनका शिकार बने। ये फिर से 10 साल बाद आएंगे और ऐसा ही करेंगे। बाहर लोगों को इसके बारे में बताया नहीं जाता। वो लोग जो गरीब होते हैं वो लॉटरी सिस्टम से यहाँ आते हैं मरने के लिए। 2 दिन तक ये मौत का खेल चलता है और फिर जो बचते हैं वो वापस जाते हैं। बाकी सब यहीं समा जाते हैं। इसके बाद आर्मी वाले आते हैं, सफाई करके जाते हैं और 10 साल के लिए इस शहर को बसने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी को पता नहीं रहता तूफान के कारण लोग मरे हैं या इन दरिंदों के कारण। इस खबर को भी छिपा दिया जाता है। कोई यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, हम भी नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद वहाँ 3 लोग थे और बाहर से आवाज आने लगी, क्या तुम्हारे साथ कोई आया है? मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूं। उन्होंने अपने हथियार उठा लिए थे और तैयार हो गए थे। इन्हें अंदर का रास्ता नहीं पता चलना चाहिए था।
वो दरवाजा खुला किसने छोड़ा? वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मैंने कहा, वो पहले से खुला था इसलिए मैं यहां आ पाया। आपसे गलती हुई है, मेरी कोई गलती नहीं। उस टनल की एक तरफ से आवाजें आ रही थी, कोई भागा भागा हमारी तरफ आ रहा था। हम हथियार उठाए हुए थे और मेरे हाथ में भी एक गन थी। सामने कोई इंसान नहीं, वो एक दरिंदा था जो उस टनल की एक तरफ खड़ा इंतजार कर रहा था हमें मारने के लिए। उसने अपने शरीर से कुछ घाव पहुंचे और हमारी तरफ भागने लगा। हमारी इतनी गोलियां भी उसे रोक नहीं पा रही थी, बस कुछ समय के लिए घायल करती, उसके घाव भरते और वो आगे बढ़ने लगता। मैं पीछे छिप गया था, सभी गोलियां चला चुका था मैं, अब कुछ कर नहीं सकता था। और उसके हथियार इतने तेज, वो एक जाली सी फेंकता और शरीर के हिस्से कर देता। वो एक ऐसा हथियार फेंकता जिससे धड़ दो फाड़ हो जाता। तीनों को इसी तरह उसने फाड़ कर रख दिया था और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। मेरी तरफ वो अजीब नज़र से देखे जा रहा था। वो शायद समझने की कोशिश कर रहा था, इस सूट में ये कौन है। वो शायद कुछ ही समय में जान भी गया, ये इंसान है जिसने सूट पहना हुआ है। उसने मुझ पर भी वो हथियार फेंके थे, इस सूट को वो भेद नहीं पा रहे थे। मैं गोलियां चलाए गया और वो मर नहीं रहा था। उसके बाद मैं डरा सा अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था, तभी सूट से एक अजीब सी गोली निकली। ये जाली जैसा कुछ था जिसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो पहले ही जान गया था ये सूट कितना खतरनाक है, इसीलिए वो बार बार पकड़ने की कोशिश जो कर रहा था। उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर पड़े थे और मैं जान गया था इस सूट को उसके हथियार भेद नहीं सकते। और इस सूट में कुछ ऐसी गोलियां हैं जो कैसे चलाई जाती हैं मुझे नहीं पता। मैंने एक वैसे ही दरिंदे को बड़ी आसानी से मार दिया था। काश मैं ये पहले कर पाता। वो तीनों लोगों के टुकड़े भी वहां पर पड़े थे। ये तो इस तरह लोगों को काट रहे थे जैसे इन्हें मजा आता हो। मैं वहीं छिपा रहा था वो 2 दिनों तक। बाहर से धमाकों की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती रही। यहाँ पर छिपे छिपे 2 दिन बड़ी मुश्किल से निकले और उसके बाद बाहर से आने वाली आवाज़ें बंद हो गईं। बाहर से विमानों की आवाज़ आने लगी, बाहर जैसे गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। ये कौन होंगी मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे देखना था। मैं उस सूट के सहारे बाहर तक निकला था और तब वहाँ आर्मी के लोग आ चुके थे। ये आर्मी के लोग टुकड़ों को इकट्ठा करके सफाई कर रहे थे। हर घर की सफाई की जा रही थी, इस शहर को नया बनाया जा रहा था। मैं जानता था ऐसा क्यों किया जा रहा है। नीचे छिपे 2 दिनों में मैं ये भी जान गया था इस सूट को उतारा कैसे जा सकता है और इसके बाद इसके हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सूट को उतार कर इस दरवाजे को बंद करके मैं बाहर निकल आया था। बाहर शायद कोई नहीं बचा था और इसी तरह आर्मी वालों के कपड़े बदलकर उनके बीच में ही घुस गया और यहाँ तो भगदड़ मची हुई थी सफाई करने की। किसी तरह मैं अलास्का से बाहर निकल पाया था और अब भी मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता क्योंकि इस घटना से जिंदा बचकर बाहर निकलना नामुमकिन होता है। किसी को मैं बताऊंगा भी तो आर्मी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये हमारी सरकार का एक इतना बड़ा मिशन है जिसे वो रोक नहीं सकते। वो परग्रहियों को चारा देना पड़ता है तो वो हमें जिंदा छोड़ते हैं, लेकिन उनके लिए बनाई गई बस्तियों में उनका आतंक होता है जिसका दोषी किसे ठहराया जाए मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या हमें इसी तरह से चारा बनाया जाना सही है या हमें कुछ करना चाहिए? क्यों नहीं करती सरकार उनके खिलाफ कुछ? क्या उन्हें डर है वो हम सबको पूरी तरह से मिटा कर रख देंगे?